Hello everyone, how are you all? Welcome to Ecoso. In the last lecture, we have studied phases and types of trade cycles, जिसे हम लोग business cycles भी कहते हैं. अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है, then look at the link in the description box और फिर ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा. तो आज की वीडियो में उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स एंड मेजर्स टू कंट्रोल द ट्रेड साइकिल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि देयर आर टोटल 4 फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स: रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड प्रॉस्पेरिटी. इसके अलावा हमारे 2 टर्निंग पॉइंट्स भी हम लोग ने देखे थे. अपर टर्निंग पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एज पीक एंड लोअर टर्निंग पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं ट्रॉफ. तो अभी अगर हम लोग रियलिटी में देखते हैं तो इकोनॉमिस्ट जब भी ट्रेड साइकिल स्टडी करते हैं या फिर उसके बारे में बात करते हैं तो हमेशा 2 ही फेजेस कंसिडर करते हैं. एक होती है डिप्रेशन, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिसेशन, और दूसरी है एक्सपेंशन. तो आज हम लोग जब फीचर्स देखने वाले हैं तो उसमें हम लोग यही 2 स्टेजेस पे फोकस करेंगे. सो आज के लेक्चर में वाइल स्टडिंग फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन दिस 2 फेजेस, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमेशा लो लेवल पे रहती है. लो लेवल पे मतलब लो इनकम, लो एम्प्लॉयमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, लो जीडीपी, और ये सब डिक्लाइन होता जाता है. इसीलिए यहाँ पे मेंशन करते हैं लो इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसके अलावा एक्सपेंशन जो फेज़ होती है इसके टोटली अगेंस्ट है. एक्सपेंशन फेज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा राइजिंग होती है. मीन्स इनकम, एम्प्लॉयमेंट, बैंक क्रेडिट, देन जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज होते जाते हैं. इसका मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर राइजिंग. सेम हम लोग देखते हैं डायग्राम में. एक्स एक्सिस पे वी हैव शोन टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव शोन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. देखो, पीक एंड ट्रॉफ ये दोनों भी जो पॉइंट्स है वो कोई भी ट्रेड साइकिल लो दोनों में सेम रहेंगे. पीक मीन्स हाईएस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फेज स्टार्ट होती है और कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड होती है वो ट्रॉफ पे. देन ट्रॉफ के बाद फिर स्टार्ट होती है एक्सपेंशन फेज और एक्सपेंशन फेज एंड होती है पीक लेवल पे. तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम. वन मोर थिंग, अगर आप लोग ऑफलाइन एग्जाम है, अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम है तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है. तो डायग्राम ड्रॉ करते समय हमेशा याद रखो हमारी डायग्राम टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए. हम लोग बहुत बार ट्राई करते हैं कि बुक में जैसे दिया है ना वैसा का वैसे ही हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं. तो उससे अच्छा है कि आप याद रखो कि कौन सा कर्व कैसे कहाँ से ड्रॉ करना है एंड अकॉर्डिंगली ड्रॉ करो. बिकॉज कॉपी पेस्ट करना मतलब सामने बुक है, ईजी है, एग्जाम के टाइम पे फिर उतना ईजी नहीं रहेगा. सो बेटर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है उसके ऊपर फोकस करना है. आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा. तो नेक्स्ट अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स. फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जो भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्राइस लेवल, बैंक क्रेडिट, जीडीपी, देन स्टॉक प्राइजेस, ये सारे फैक्टर्स एक ही डायरेक्शन में चेंज होते हैं. मीन्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो इनकम राइज होगा, इनकम राइज हुआ तो डिमांड राइज होगी. ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. तो यहाँ पे कोई भी एक फैक्टर यानी कि प्राइस या फिर इनकम एक में ही चेंज नहीं होता, और अगर ऐसे होता भी है देन दैट इज़ नॉट अ ट्रेड साइकिल. सारे वेरिएबल्स एक साथ ही चेंज होते हैं. देन सेकेंड इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस. तो यहाँ पे देखो एक्सपेंशन के फेज में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंजम्पशन राइज होता है. व्हेन पीपल्स कंजम्पशन राइजेस इट मीन्स देयर डिमांड राइजेस. If their demand is rising, to fulfill the demand, producers have to make more investment. Investment rise होगी,
अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन विल राइज। प्रोडक्शन राइज होगा अगर गुड्स एंड सर्विसेज का, इट मीन्स रियल जीडीपी विल राइज। रियल जीडीपी जहाँ पे हम लोग प्राइस लेवल कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर करते हैं जो कि प्रोडक्शन के इक्वल है, टोटल प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट होता है कि एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइजेस ऑल्सो राइजेस, बिकॉज अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, देन डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल राइज होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट राइज होती है तो लोगों की इनकम राइज होगी, इनकम राइज होगी तो फिर से प्राइस राइज होगी। और एक चीज़ कि वेजेस एंड सैलरीज जब भी राइज होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से भी प्राइस राइज विल टेक प्लेस। Next is increase in profit. In this all phase, profit level rises. So businessmen they have anticipation of further profit in the future period. इसीलिए वो और भी बैंक क्रेडिट लेते हैं। साथ ही स्टॉक प्राइजेस भी राइज होती है क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स को लगता है कि प्रॉफिट राइज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इनकम राइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइजेस भी राइज होंगी और वो एंटिसिपेट करके इन्वेस्टर्स स्टॉक्स की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से फिर से स्टॉक प्राइजेस भी राइज होती है। इसकी टोटली अपोजिट सिचुएशन आएगी कॉन्ट्रैक्शन की फेज में। लोगों के पास इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा तो प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी भी इन्वेंटरीज है। उन लोग ने ऑलरेडी डिमांड अज्यूम करके कुछ प्रोडक्शन करके रखा था जो उनके पास इन्वेंटरीज के फॉर्म में अवेलेबल है, इसीलिए वो आगे प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करेंगे। देन प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम करना है तो वो और एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे लोगों को, रादर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको काम से निकाला जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी तो उनका वेजेस एंड सैलरीज का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो प्राइस लेवल भी डिक्रीज होगी। देन लोगों की डिमांड भी मार्केट में कम है, सप्लाई ज़्यादा है, उसकी वजह से भी प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाएगी। प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम है तो इन्वेस्टर्स और जो बिजनेसमैन है वो बैंक से क्रेडिट नहीं ले सकते। देन फिर मार्केट में अगर डाउन टर्न आता है तो इन्वेस्टर्स को भी रहता है अंदाज़ा कि अभी स्टॉक प्राइसेस कम होती जाएगी, तो वो भी स्टॉक परचेस नहीं करते। वो क्या करते हैं, अभी उनके पास जो भी स्टॉक्स है वो सेल करना प्रीफर करते हैं क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस कम हो गई तो उनका जो एसेट का वैल्यूएशन है वो भी कम हो जाएगा। तो इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन की फेज में ये सारे चेंजेस हम लोग देखते हैं और यही जो सारे वेरिएबल्स हैं, यही सारे वेरिएबल्स को मूवमेंट होती है। अगर थर्ड पॉइंट देखते हैं को मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स, इसका मतलब ये जो वेरिएबल्स है कंजम्पशन, प्रोडक्शन, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, प्रॉफिट, देन इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल, स्टॉक प्राइजेस, बैंक क्रेडिट, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये एक साथ चेंज होते हैं। ऐसे नहीं होगा कि एक ही चेंज हुआ है बाकी के चेंज नहीं होते, सब वेरिएबल्स एक साथ ही चेंज होते हैं, इसीलिए कहा जाता है को मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स। अगर सारे वेरिएबल्स अपवर्ड जाएंगे तो एक्सपेंशन, सारे वेरिएबल्स डाउनवर्ड आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन। टेंडेंसी ऑफ मेनी इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी कि ये सारे वेरिएबल्स टू मूव टुगेदर इन एनी पर्टिकुलर वे थ्रू आउट पर्टिकुलर फेज ऑफ अ ट्रेड साइकिल इज कॉल्ड एज अ को मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट, रिकरेंट बट नॉट पीरियडिक। रिकरेंट मीन्स ये अगेन एंड अगेन आएंगे ट्रेड साइकिल्स, एक्सपेंशन है फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन है तो उसके बाद में फिर से एक्सपेंशन आएगा। ये रिकरेंट है, बार बार आएंगे बट वो पीरियडिक नहीं है। इसका मतलब ट्रेड साइकिल का कोई भी फिक्स पीरियड नहीं होता। अगर एक बार एक्सपेंशन स्टार्ट होता है तो कितने महीने कितने साल रहेगा कोई भी फिक्स नहीं बता सकता, या फिर अगर डाउन टर्न भी आता है तो वो डाउन टर्न कितने साल तक चलेगा ये कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता। यहाँ पे जो ट्रेड साइकिल की फेजेस है वो प्रिडिक्टेबल होती है पर उसका कितना पीरियड फिक्स है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ कैसे इम्प्लीमेंट किए हैं और बाकी इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, व्हाट इज़ द सिचुएशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है वो डिसाइड करेंगे कि ट्रेड साइकिल का जो फेज़ है वो कितना बड़ा रहेगा या फिर कितना छोटा रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेजर्स
टू कंट्रोल द ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल के दोनों भी फेजेस लो, कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर डिप्रेशन, दोनों भी इनएविटेबल है, पर उनको कंट्रोल करना पॉसिबल है। मीन्स अगर रिसेशन है तो रिसेशन में से डिप्रेशन में जाने से पहले हम लोग कुछ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज यूज़ करके उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे कैसे अफेक्ट करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, जिसमें वो डिफरेंट रेट्स जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऐसे अलग अलग डिवाइस यूज़ करके मार्केट में जो टोटल मनी सप्लाई है वो कंट्रोल करती है। एक तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन के सिचुएशन में इकोनॉमी में मनी सप्लाई ऑलरेडी कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है, तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है कि मनी सप्लाई इंक्रीज किया जाए। इसीलिए यहाँ पे जो डिफरेंट पॉलिसी रेट्स है वो पॉलिसी रेट्स RBI डिक्रीज करती है, और ऐसी पॉलिसी को कहा जाता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इस पॉलिसी में जो भी रेट मैंने बोले आपको, CRR, SLR, देन रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारे जो पॉलिसी रेट्स है वो RBI डिक्रीज करती है। जब भी ये रेट डिक्रीज होंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगा। बैंकिंग सिस्टम के साथ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेसमैन, कंज्यूमर, सबके पास मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, कंज्यूमर्स की डिमांड इंक्रीज होगी, देन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि बैंक क्रेडिट भी अभी इजीली अवेलेबल होगा और रिवाइवल स्टार्ट हो सकता है। बट जनरली मॉनेटरी पॉलिसी डिप्रेशन की सिचुएशन में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका इफेक्ट दिखने के लिए कुछ टाइम लैग जाना पड़ता है। देन होता है एक्सपेंशन, इसके अगेंस्ट सिचुएशन आएगी एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन अगर ऑलरेडी है तो इस समय मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसे कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई कंट्रोल करना पड़ेगा। मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है। कॉन्ट्रैक्शनरी मनी सप्लाई कम होता है। सेम वे इसमें ये जो रेट है हम लोग ने देखे, CRR, SLR, रेपो, ये सारे रेट RBI इंक्रीज करती है। रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो मार्केट में बैंकिंग सिस्टम के पास, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंज्यूमर, बिजनेसमैन, सबके पास जो एक्सेस मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा। और ये कैसे वर्क करता है ये हम लोग एक सेपरेट वीडियोस में देखेंगे, जहाँ पे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं वो स्टडी करेंगे। तो ये सारे रेट इंक्रीज होने के बाद मनी सप्लाई तो कम हुआ, मनी सप्लाई कम हुआ, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में आएगी, डिमांड कंट्रोल में आएगी, प्राइस लेवल भी कंट्रोल में आएगी, एंड जिसके थ्रू हम लोग जो एक्सपेंशनरी फेज है उसमें कंट्रोल ला सकते हैं। देन नेक्स्ट मेजर है वो है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है RBI के थ्रू। इसके अगेंस्ट अगर हम लोग फिस्कल पॉलिसी देखते हैं तो फिस्कल पॉलिसी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, इंडिया में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। फिस्कल पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं जिसे हम लोग बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो है एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर और दूसरा है टैक्सेस। पहले देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर कॉन्ट्रैक्शन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब्स नहीं है, इनकम नहीं है, तो ऐसे समय में गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है। गवर्नमेंट पब्लिक वर्क्स काम करती है या फिर लोगों को सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू मनी इनकम प्रोवाइड करती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स है या फिर डायरेक्टली मनी ट्रांसफ़र। ऐसे कुछ मेजर्स यूज़ करके गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज करती है, जिससे कॉमन लोगों के पास जो पैसा है वो इंक्रीज हो जाएगा। लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो उनके अलग अलग गुड्स सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ी तो वो फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इनकम राइज होगा, तो ये फिर एक वेव स्टार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज टैक्सेस। कॉन्ट्रैक्शन है, टैक्सेस रेट जनरली गवर्नमेंट कम करती है। टैक्स रेट कम हो गए तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम राइज होगी, क्योंकि अपनी इनकम का जो टोटल पार्ट होता है उसमें से कुछ पार्ट लोग टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं और बाकी का इनकम वो कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। तो अगर टैक्स रेट गवर्नमेंट डिक्रीज करता है तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, फिर से इन्वेस्टमेंट, इनकम, प्रोडक्शन, ये सब राइज होगा। कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल है कि टैक्स रेट एक उनके लिए इंसेंटिव होता है। टैक्स कम हो गए तो शायद वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर इकोनॉमी को रिवाइवल के लिए हेल्प होगी। देन एक्सपेंशन की सिचुएशन है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन जनरली गवर्नमेंट डिक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर कम किया जाता है और टैक्सेस इंक्रीज की जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो कंट्रोल करना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करो। फिर लोगों के पास जो गवर्नमेंट के थ्रू आने वाला पैसा है वो कहीं पे तो कम हो जाएगा, डिमांड अफेक्ट करेगा। देन टैक्सेस इंक्रीज होती है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, उनकी अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो डिमांड है वो कंट्रोल में आएगी। सेम वे बिजनेसेस की भी इन्वेस्टमेंट पे इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, बट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज़ राइट अस इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अब तक इकोसो को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इकोसो, प्रेस द बेल आइकॉन, तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू एंड टेक केयर।